नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज आपके साथ में कृष्णा संडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। एमपी बोर्ड के संभागीय अधिकारी शेख इब्राहिम नंद ने मूल्यांकन केंद्र का किया निरीक्षण। मूल्यांकनकर्ताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, बगैर मानसिक तनाव के जांचे उत्तर पुस्तिकाएं। मार्केटिंग सोसाइटी के प्रत्येक सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत हुई संपन्न। समूह 2 में अमृतलाल इल्लारे 19 मतों से हासिल की जीत। शहर में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने नगरपालिका प्रशासन ने की तैयारी। अतिक्रमणकारियों को दी समझाई। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। हड़ताली संविदा कर्मियों ने निकाली शहीदी रैली। नोटबंदी के दौरान जमा पैसे का रिटर्न न भरने वालों पर गिर सकती है गाज। कर संग्रहण एवं आयकरदाता विस्तार अभियान के तहत दी गई जानकारी। और प्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर भाजपा करेगी शनिवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के संभागीय अधिकारी शेख इब्राहिम नंद शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी टीम के साथ मूल्यांकन केंद्र शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में चल रही मूल्यांकन प्रक्रिया का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मूल्यांकनकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मूल्यांकनकर्ताओं को संबोधित करते हुए संभागीय अधिकारी श्री नंद ने कहा कि मूल्यांकन करते समय मूल्यांकनकर्ता संयमित रहे, ताकि मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो, क्योंकि शिक्षा को लेकर छात्र और उनके अभिभावक काफ़ी जागरूक है। उन्हें न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। इस दौरान मूल्यांकनकर्ताओं को राशि अब तक प्रदान न किए जाने के सवाल का जवाब देते हुए संभागीय अधिकारी नंद ने कहा कि मूल्यांकनकर्ताओं की सुविधाओं का बोर्ड खास तौर पर ध्यान रखता है। मूल्यांकन राशि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत उनके खाते में जमा कर दी जाती है। और आप बैठा में प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरनापुर में ये सारे फ्रंट लाइन में बैठने से सकती है। ये 2 कमरों में चल रहा है मूल्यांकन का, विज्ञान का। और बस ये है कि आपको मेरा निवेदन है बिल्कुल कि बहुत अच्छे से ये कॉपी सीख करिए और अंदर जो क्वेश्चन और बाहरी क्वेश्चन इसको मिलान करके लिखिए, है ना। इसी बोर्ड का आ रहा है, सीधे हाईकोर्ट में जाते बच्चे, थोड़ा सा आपको बिना टेंशन ही करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात अपने जो मूल्यांकन में पैसा है तो सब आ चुका है, वैसे पिछले साल का तो आज है ना। कोशिश कर रहे हैं सर कि इस बार बिल्कुल NLB में ऐसा हुआ हमारे साथ कि साहब आपको पैसा नहीं मिलता, हम लोग मेहनत करते और बिल्कुल पैसा आपको देते भी बिल्कुल मिल जाएगा, इसको बहुत जल्दी मिल जाएगा और तुरंत कार्रवाई की और मिल जाएगा। तो प्रोसेस हम लोग भी कुछ भी हो रहा है परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा निवेदन आपसे। सर आपका पूरा परिचय होता है? सर मेरा पूरा नाम इब्राहिम नंद, संभागीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल। हाँ सर, जैसे कि अभी आप उत्कर्ष स्कूल में पहुंचे हैं, यहाँ कापियाँ चेक हो रही, किस प्रकार का आप दिशा निर्देश दे रहे हैं और किस टाइप की कापियाँ चेक होनी चाहिए? सर कापियाँ बहुत लटारे साहब के मार्गदर्शन में बहुत बढ़िया कॉपी चेक हो रही हैं सर। और थोड़ा इंस्ट्रक्शन हमने वो भी दिया है कि जो बहुत माइन्यूटली और एकदम ध्यानपूर्वक उसको करें, जिससे कि जो आगे आने वाला विवाद होता है कोर्टों में, ना न्यायालयों में, वो नहीं हो। क्योंकि आज सीधे उत्तर पुस्तिकाएँ छात्रों के पास उपलब्ध हो जाती है ऑनलाइन के माध्यम से, किसी प्रकार की कोई भी संगति नहीं हो। इस वजह से हमने थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया कि आप लोग जो वेलवर डिप्टी हेड वेल और हमारे पिछले वर्ष जो मूल्यांकन हुआ था उसमें एक शिकायत रही शिक्षकों की, उनको मूल्यांकन का जो पैसा राशि नहीं मिल पाती है। नहीं सर, हमने इस बार पूरा प्रयास किया है। जो मूल्यांकन की राशि है, जैसे ही हमारा मूल्यांकन समाप्त होता है उसके 1 हफ्ते बाद तुरंत हम उनका मूल्यांकन का जो मेहनताना है, जो पारिश्रमिक है, वो तत्काल हम उनको सौंप दें और दे दें। और ये ऑनलाइन के माध्यम से के द्वारा ही होता है और उनके व्यक्तिगत खाते में ये पहुंच जाता है सर, जिससे कोई परेशानी नहीं होती। सर जैसे कि अभी बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं
किस प्रकार की व्यवस्था देख रहे हैं सर? आपने काफ़ी जिलों का दौरा किया है। जी सर, व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर पूरे संभाग में। और हमने जो दौरा किया उससे ये पता चलता है सर, जो CCTV कैमरा है उससे शासन को, प्रशासन को और हमारे केंद्र के केंद्राध्यक्ष को किसी प्रकार की कोई विसंगति का सहारा नहीं लेना पड़ा और आसानी से परीक्षार्थी उसमें परीक्षा देते रहे। और शुरू से ही उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट और निर्देश जारी किए, जिससे कि परीक्षा बहुत अच्छे संचालन हो चुकी सर है। जैसे कि अभी आपने कटनी जबलपुर के कुछ स्कूलों में भी आपने देखा होगा, निरीक्षण किया होगा, जी क्या पाया है सर? क्या उसमें भी हमने क्या स्थितियाँ रही सर वहाँ पे? स्थितियाँ बिल्कुल उत्तम रही सर। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान करना नहीं पड़ा, विशेष करके केंद्राध्यक्षों को। नहीं तो इन दिनों में यही शिकायत होती थी कि साहब यहाँ पर बहुत परेशानी है। परेशानी का तात्पर्य ये कि कई बार देखा जाता है शिक्षक नहीं आते। हाँ, शिक्षक नहीं आते हैं और गार्ड नहीं है और पर्याप्त टीचर नहीं है। लेकिन संकुल केंद्र के माध्यम से हमारे जितने भी संभाग के केंद्राध्यक्ष उन्होंने बहुत सहयोग करके DO साहब को और DEO को लिख के ये पूर्ति करवाई है सर। मार्केटिंग सोसाइटी के प्रत्यायुक्त चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। नगर के कालीपुतली चौक स्थित मार्केटिंग सोसाइटी में शुक्रवार को समूह क्रमांक 2 के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें 28 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। चुनाव प्रक्रिया 3 बजे तक संपन्न कराई गई। समूह क्रमांक 2 के लिए दिलीप असाटी और अमृतलाल लिल्लारे के बीच मुकाबला था, जिसमें 19 वोट हासिल कर अमृतलाल लिल्लारे ने विजयश्री हासिल की। वहीं दिलीप असाटी को 9 मत प्राप्त हुए। विजय हुए प्रत्याशी अमृतलाल लिल्लारे का जमकर स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि वे जनहित को ध्यान में रखकर सेवा भाव से कार्य करेंगे। वहीं निर्वाचन अधिकारी हंसा टेमरे द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। क्या नाम है ये आपका? अमृतलाल लिल्लारे। अच्छा, यहाँ पर जो चुनाव हुए हैं उसमें क्या आप विजय हुए हैं क्या? हाँ। क्या महसूस कर रहे हैं? किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे और किस प्रकार से लोगों की आप सेवा करेंगे? क्या सोचा है आपने? हमने क्या है, लोक सेवा के लिए खड़े हो गए हम लोग। जो भी उनकी बात है उनकी समस्या हल करने के लिए खड़े हो गए हैं। चलो कोई आपत्ति ना, कोई यानी गलत में यहाँ काम ना हो, इसके लिए। अच्छा, आपके प्रतिद्वंदी कौन से? जी आपके हाँ, दिलीप असाटी। अच्छा, उनको कितने वोट मिले? उसका मिली 9। आपको कितने मिले? 19। क्या वजह है कि आपको 19 मत मिले हैं? क्या कारण है कि आपको विजय प्रेम बना? भाव सब होता है, इससे प्रेम हूँ, प्रेमी को देंगे। हमारा देश भाव रहता तो हमको कोई नहीं देता। शहर के और सब हम प्रेम भाई है, मिलजुल करके कभी उनका अच्छा काम किए होंगे तो हमारा अच्छा हो। अच्छा, इसके पूर्व भी आप सदस्य रह चुके हैं क्या मार्केटिंग सोसाइटी? इसके पूर्व भी आप सदस्य रह चुके हैं क्या? सदस्य रहते। चुनाव हुआ है जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए थे, अमृतलाल लिल्लारे और दिलीप कुमार असाटी, जिसमें अमृतलाल लिल्लारे को 19 वोट प्राप्त हुए हैं और दिलीप कुमार को 9। तो ऐसी स्थिति में अमृतलाल लिल्लारे विजयी हुए। और इसके पहले 4 समूह जो थे उनमें निर्विरोध चुने गए थे। नाम समूह क्रमांक 1 में से मतलब प्रकाश बागरेचा, समूह क्रमांक 3 से शौकत बिसाने और समूह क्रमांक 4 से वसंतलाल नागपुरे और समूह क्रमांक 5 से श्याम ढंढारे। ये मतलब पहले 4 ग्रुप में निर्विरोध चुने। अधिक से अधिक टैक्स वसूली और नए करदाताओं को टैक्स से जोड़ने के लिए भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा कर संग्रहण एवं आयकरदाता विस्तार अभियान शुरू किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य करदाताओं से 31 मार्च के भीतर टैक्स वसूलना और नए करदाता बनाकर उन्हें टैक्स के दायरे में लाना है। जिसकी तमाम जानकारियां देने के लिए शुक्रवार को आयकर विभाग कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बालाघाट आयकर अधिकारी US मस्कोले ने टैक्स बार एसोसिएशन और व्यापारी वर्ग को भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की जानकारी दी। इस जानकारी के दौरान आयकर अधिकारी US मस्कोले ने वर्तमान में करदाताओं की संस्था और सरकार से मिले नए लक्ष्य की जानकारियां दी। हमारे इसमें हमारे राडार में नहीं आ पा रहे हैं या वो रिटर्न नहीं भर पा रहे हैं, वो उन्हें हमको इसमें लाना है, कर के दायरे में लाना है। हमारे यदि हम
यदि मैं एक थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या लगभग हमारी एक कर संग्रहण एवं आयकरदाता विस्तार अभियान के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आयकर अधिकारी यूएस मस्कुली ने बताया कि नोटबंदी के दौरान जिन्होंने बैंकों में पैसा जमा किया है लेकिन उन्होंने रिटर्न जमा नहीं किया है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने 31 मार्च के भीतर टैक्स जमा करने की अपील करदाताओं से की है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा कर संग्रह अभियान एवं नए करदाता विस्तार अभियान चलाया जा रहा है जो 31 मार्च तक रहेगा। इसमें अधिक से अधिक कर संग्रहण एवं जो नए करदाताओं को टैक्स के दायरे में लाना है और जो नए करदाता हैं जिनने की नोटबंदी के दौरान पैसे जमा किए हैं लेकिन उन्हें इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं फाइल किया है, यदि वो 31 तारीख के पहले 31 मार्च के पहले यदि वो रिटर्न नहीं दाखिल करते हैं तो उनके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए ये नए जो करदाता हमको बनाना है, इसलिए अभियान चलाया जा रहा है जिनने कि नोटबंदी के दौरान या फिर जो नई संपत्ति खरीदे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उनके लिए नया अभियान चालू किया जा रहा है। इसमें हमने टैक्स बार एसोसिएशन के लोगों को बुलाया है और कुछ व्यापारी वर्ग को बुलाया है ताकि इसके बारे में हमको जानकारी दें, ताकि वो अधिक से अधिक जो लोगों को प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक कर संग्रहण और नए करदाता विस्तार में वो। शहर में व्याप्त अतिक्रमण पर कार्रवाई नगरपालिका द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। शुक्रवार को नगरपालिका का अमला नगरपालिका सीएमओ गजानन नाफड़े के नेतृत्व में शहर में निकला, जिनके द्वारा बस स्टैंड और कालीपुतली चौक का भ्रमण कर अतिक्रमणकारियों को अपना अतिक्रमण हटाने की समझाइश दी। आपको बताएं कि इसके पूर्व नगरपालिका कार्यालय में एक आवश्यक बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे, तहसीलदार यशार वर्मा, टीआई प्रशांत यादव, सीएमओ गजानन नाफड़े सहित नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिसमें सड़क के किनारे व्याप्त अतिक्रमण को हटाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। सर, आज तहसीलदार और टीआई साहब इन सबकी व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक हुई, क्या निर्णय हुए? क्या है कि जगह जगह जाम लग जाता है, लोग रोड के किनारे दुकान तो लगाए हैं, फिर दुकान के सामने दुकान लगा रहे हैं, तो इससे आवागमन में बड़ी परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमारे लाइट लग गई है, उसका लोग पालन भी कर रहे हैं, लेफ्ट टर्न में भी दिक्कत हो रही है, लेफ्ट टर्न नहीं बना। इस संबंध में आज हमने तहसीलदार साहब को, टीआई साहब को और पूरे हमारे नगरपालिका स्टाफ को बैठक बुलाया कि जो सड़क के किनारे दुकान लगाता है, सड़क के किनारे सामान लगता है, तो उसका पूरा सामान जब्त करे और उसको दुकान को वहाँ से तत्काल उठवाए। जितनी भी सड़क किनारे जो दुकान लगी है, जो अवैध रूप से लोग कहीं भी आकर के आइसक्रीम की दुकान खोल लेते हैं, कहीं भी आकर के गुपचुप की दुकान खोल लेते हैं, जिससे कि सड़क के ऊपर खोलते हैं, उसके बाद में भी अगर कोई खाने वाला जाए तो लोग सड़क पे गाड़ी खड़ी करते हैं, जिससे कि आवागमन बहुत प्रभावित हो रहा है, लोगों को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण आज ये व्यवस्था रखी गई थी, क्योंकि यातायात की बैठकों में भी ये निर्णय लिया गया है कि सड़क से अतिक्रमण हटाए। कल माननीय कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस बैठक में भी ये निर्णय लिया अतिक्रमण हटाओ और अवैध होर्डिंग को हटाने के लिए इस संबंध में चर्चा की गई। तो उसी में आज हम इसका परिपालन आज से चालू कर देंगे। हम हफ्ता भर तक लगातार ये कार्रवाई चलेगी और जितने भी सड़क किनारे उनको हटा करके, और जिसका भी ठेला जब्त होगा तो अब दोबारा ठेला उन्हें वापस नहीं दिया जाएगा। बस स्टैंड को लेकर भी कुछ चर्चा हुई है?
हाँ, बस स्टैंड में भी अतिक्रमण जो हटा है, अतिक्रमण जो का मकड़ा जाल जो फैला है उसको भी लेकर के बैठक हुई और बस स्टैंड का भी निर्माण कार्य जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको भी जल्द से जल्द चालू कराने के लिए। सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी विगत 15 मास से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इन हड़ताली कर्मचारियों द्वारा रोज किसी न किसी प्रकार का आंदोलन किया जा रहा है। शुक्रवार 23 मार्च को इन हड़ताली कर्मचारियों द्वारा शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर शहीद रैली निकाली गई। ट्रामा सेंटर से हड़ताल स्थल से शुरू हुई यह रैली नगर भ्रमण कर हड़ताल स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस रैली में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर लटकी हुई जीवन झांकी शामिल थी। वहीं जल्लाद के रूप में मध्य प्रदेश शासन को झांकी के रूप में दिखाया गया था, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। सर, आपका परिचय बताएं। मैं विनोद भट्टी, अध्यक्ष संविदा संयुक्त संघर्ष मंच जिला बालाघाट। सर, ये आज शहीदी रैली निकाल रहे हैं। हाँ, क्या मकसद है? ये शहीदी रैली जो मकसद है हमारे निकाले जाने का, चूँकि विगत कई वर्षों से हम लोग जिस प्रकार आज़ादी की लड़ाई में हमारे जो आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, इनको फांसी दी गई थी आज के दिन आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते, सेम उसी तरह हम 2.5 लाख संविदा अधिकारी कर्मचारी भी अपना जीवन संविदा से मुक्ति के लिए लड़ते लड़ते हमारे अधिकांश साथी जो कि अपनी जॉब के दौरान ख़त्म हो गए हैं, कुछ एक्सीडेंटल में मरे हैं और कुछ हार्ट अटैक वगैरह कार्यस्थल पर आ गया है उसके से मरे हैं और कुछ बीमारी से भी मर गए हैं। यानी कुल मिला के ये है कि संविदा की नौकरी करते करते उनकी डेथ हो गई है और सरकार ने चूँकि हमारे संविदा में है, हमारे भविष्य की, हमारे परिवार की कोई भी चिंता नहीं की है और हमारे परिवार का कोई भी भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो आज इस रैली के माध्यम से हम ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश के क्रांतिवीर नेता शहीद हुए थे, उसी प्रकार क्या जो हमारा एक नारा है कि हमको नियमित कब करोगे, मर जाएंगे तब करोगे, उसकी तर्ज पे, उसकी थीम पे हम आज ये रैली भगत सिंह जी की और गुरुदेव जो राजगुरु जी हैं उनकी निकाल रहे हैं, ताकि शासन को ये संदेश जाए कि ठीक इसी प्रकार संविदा के अधिकारी कर्मचारी भी पिछले 19 फरवरी और 15 मार्च से लड़ाई लड़ रहे हैं संविदा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए, ताकि आगे तक हमारी आने वाली पीढ़ी इस संविदा रूपी दंश से। आपको बताएं, शहीद दिवस के अवसर पर हिंदू सेना द्वारा भी भारत के शहीदों को याद किया गया। रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माँ मेरा, रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए, रंग दे बसंती चोला मेरी ये माए। नाम बताएं। मेरा नाम सितेश ब्रह्मे है, राष्ट्रीय हिंदू सेना से नगर प्रमुख का दायित्व है मेरा। ब्रह्मे जी, आज कैंडल जलाया गया इस्लाम चौक जी, किस लिए जलाया? आज यहाँ पर जो कैंडल जलाया गया राष्ट्रीय हिंदू सेना द्वारा, सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी की श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
सिख यूथ फेडरेशन और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा द्वारा सभी समुदाय के गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में जिला अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में सभी ने महापुरुषों के जीवन में प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए संकल्प को अपने जीवन में उतारने की बात कही। हम सब की बड़ी श्रेष्ठता है, ऐसे श्रेष्ठ लोगों ने इस भारतवर्ष की पवित्रता में जन्म लिया, जिसने अपने आप को समाहित करने का भाव उनके मन में था। किंचित भी ये भाव नहीं कि मेरा क्या होगा। जब मन में ये भाव आता है कि मुझे क्या, मेरा क्या, जब मन एकाकी हो जाता है, वो अपनी सोचने लगता है। ऐसे राष्ट्र की चेतना के भाव का जागरण करने भगत सिंह ने 23 मार्च को अपना पूरा जीवन उस राष्ट्र को दे दिया। इन शेरों ने जेल में भी उन्होंने कभी माफी मांगते छूट जाते हैं। इनको प्रस्ताव भी रखा गया था इनके सामने कि तुम माफी मांग लो, तुम्हारी उम्र कितनी है, अभी तो पूरा तुम्हारा जीवन पड़ा हुआ है। इस प्रकार के उनको लालच और उनको इस प्रकार की कई बार इस प्रकार की बातें कह करके उनको ललचाया भी गया, उनके मनोबल को तोड़ने की प्रयत्न भी हुआ, लेकिन अपने उद्देश्य में कभी वो पीछे नहीं हटे और हंसते हंसते अपने उन फांसी के फंदे को जाके चूमा। ऐसे सरदार भगत सिंह को हम आज यहाँ कर याद करने बैठे हैं। एक ऐसे शहीद जो कि बहुत आसानी से फांसी से बच सकते थे, किंतु पूरे भारत में एक लहर, एक अंग्रेज़ों के प्रति जिसको बोलते हैं क्रांति लाने के लिए जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का आपने एक मौका दिया। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, विशेषकर हमारे जो युवा हैं, यदि हम इतिहास पर नज़र दौड़ाते हैं तो स्वामी विवेकानंद हैं जो हमें आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति की बात करते हैं, और इसी प्रकार हमारे शहीद सरदार भगत सिंह हैं और उनके दो साथी हैं जो कहीं ना कहीं उनको यदि हम पढ़ें तो एक राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए हमें आगे लाते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि पता नहीं क्यों हमारे युवा इस तरफ विचार नहीं कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल भी वितरित किया गया। मैं जसबीर सिंह सोंधी सिख समाज की ओर से हूँ और आज भगत सिंह जी का बलिदान दिवस है जो कि सब समाज की ओर से मनाया जा रहा है। उस बलिदान दिवस को मुख्य रखते हुए हम हॉस्पिटल में मरीजों को, बच्चों को और हमारी माता बहनों को ये फल वितरण कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्रोग्राम है सिख समाज का, जो कि विकलांग बच्चे हैं, छात्रावास में पढ़ रहे हैं, उनको ले जाके हम फल और वितरण करेंगे। सर, क्या मकसद इस कार्यक्रम को मनाने के पीछे? इसका मकसद ये है कि हमारे जो क्रांतिकारी रहे हैं, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए जो अपना बलिदान दिया था, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी सोच थी कि हमारा हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, जो मज़दूरों को, गरीबों को और उनके साथ जो अन्याय करते हैं उनके खिलाफ जो एक आवाज़ उठाई थी हमारी क्रांतिकारियों ने, और आज भी सभी संगठन उसी आवाज़ को उठाता है। इनकलाब जिंदाबाद की जो नारे लगाए जाते हैं और निश्चित तौर पर इसे लगाए जाते हैं कि जो मजदूर है, हमारे जो अन्याय है, जो निधन वर्ग है, उनका जो शोषण हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए, सरकार को जगाने के लिए जो नारे लगाए जाते हैं वो शहीद आज़म भगत सिंह द्वारा दिए गए हैं और उन्हीं आवाज़ को भाजपा पदाधिकारियों द्वारा 24 मार्च को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का सम्मान किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार किसान कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी खुशी में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का सम्मान किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर जो कृषि मेला लगाया गया था दिल्ली में, उसमें मध्य प्रदेश को सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन पर 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से एक बहुत गौरवशाली पुरस्कार है, क्योंकि इतने कठिन और इतने विपरीत समय में भी किसानों की कर्मठता, उनकी मेहनत, उन्हें गाढ़े पसीने से जो मध्य प्रदेश में
जहाँ इसके पहले कभी पंजाब गेहूं का धनी माना जाता था, वहाँ मध्य प्रदेश ने गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन करके कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसमें जहाँ हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान की प्रशंसा की जानी चाहिए, वहीं हमारे इस प्रदेश के किसान विकास मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन जी का भी बहुत बहुत गौरव का विषय है। और कल वो बालाघाट अपने प्रवास पर लौट रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने जिला अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारियों के किसान मोर्चा, सहकारिता मोर्चा, इन सभी मोर्चों की मार्गदर्शन में के नेतृत्व में कल उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सूचना मैं आप लोग के माध्यम से अपने सभी जिले वासियों के लिए गौरव की बात है। हमारे लोकप्रिय और लाडले नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, जिनके कृषि मंत्री रहते हुए मध्य प्रदेश सरकार को लगातार सर्वाधिक उत्पादन के लिए 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है, तो हम उनके माध्यम से प्रदेश के किसानों का और उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा कल हमारे प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। हम यही अपील करते हैं कि अधिक से अधिक हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस अवसर पर कल 24 मार्च दोपहर 2 बजे जिला भाजपा कार्यालय में उपस्थित होकर हमारे ऐसे कृषि मंत्री जी, जिनके रहते हमें कृषि कर्मण पुरस्कार से नवाजा गया है, उनका हम सब सम्मान करने का गौरव हासिल। वाराणसी स्थित गायत्री शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्र के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ 81 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। यहाँ सुबह शाम देवी भक्तों का तांता लगा रहता है। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर विच आरती जय मां, सूहे चोले वाली आरती जय मां, हे पहाड़ा वाली आरती जय मां, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा बाती मंदिर विच आरती जय मां, हे मां पिंडी रानी। ये चैत्र नवरात्रा पे कितने कलश प्रज्वलित किए गए? 81 कलश। यहाँ बोले कौन से मंदिर है? गायत्री शक्तिपीठ को। 81 कलश प्रज्वलित किए गए। तेल के हैं घी के? तेल के। और क्या कार्यक्रम हो रहे हैं? 18/3/2018 दिन रविवार को प्रातः 5 बजे अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। और दिनांक 18/3/2018 दिन रविवार से दिनांक 24/3/2018 दिन शनिवार तक प्रातः 6 बजे से शाम के 6 बजे तक गायत्री मंत्र का जाप रखा किया गया है टाइम। और इसके अलावा दिनांक 25/3/2018 दिन रविवार को प्रातः 9 बजे से 5 कुंडी महायज्ञ एवं विभिन्न संस्कार निःशुल्क होंगे एवं उसके बाद जवारा विसर्जन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। तत्पश्चात सभी परिजन भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। वाराणसी स्थित गुरु नानक धर्मशाला में शुक्रवार को भाजपा नगर मंडल की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा आगामी समय में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। साथ ही पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा कर चुनावी वर्ष के कार्यों की रूपरेखा बनाई गई। मैं रमेश ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल वाला। आज जो बैठक आयोजित की गई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बैठक आयोजित की गई कि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर क्या है पार्टी का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहे हैं और उनको जो कार्य सौंपे गए थे संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में, प्रत्येक संवैधानिक कार्यकर्ता ने क्या कार्य किया है उसकी एक समीक्षा बैठक थी, जिसमें प्रत्येक बूथ में बूथ प्रभारियों की कुछ लोगों की समिति का निर्माण किया गया भारतीय जनता पार्टी के। उन्हीं की समीक्षा बैठक यहाँ बुलाई गई थी, जिससे शासन की योजनाओं को सभी जगह पर सभी बूथ पर क्या है क्रियान्वित किया गया और योजनाओं का बखान करके उनकी जानकारी प्रदान की।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश के जितने मंडल सब में ये बैठकें आयोजित की जा रही है और जिला नेतृत्व ने हमें यहाँ पर प्रभारी के रूप में वाराणसी नगर प्रभारी बैठक का प्रभारी बनाकर भेजा है। और ये जो बैठक है इसमें जो पूर्व में काम किए गए उसकी समीक्षा, आगामी जो कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा से कार्यकर्ताओं को अवगत कराना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी की जो हमेशा चाहे चुनाव हो ना हो हमेशा कार्यकर्ताओं की बैठकें और कार्यक्रम आयोजित करते रहती है। तो ये पहली बार नहीं, हमेशा पिछली बार भी ये बैठकें हुई थी। उसी तारतम्य में आज वाराणसी नगर की बैठक आयोजित की गई। आगामी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने का उसको लेकर क्या रणनीति तैयार की जाती है? अभी तो संगठन के जो कार्यक्रम है उस संबंध में, क्योंकि आगामी अप्रैल में किसान यात्रा निकल रही है, जो गांव-गांव में जाके जो सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएं लाई है उसके बारे में उनको जानकारी देना है। और भी जो कार्यक्रम है संगठन से संबंधित। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में आशा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी जनपद पंचायत के समक्ष अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार से जारी इस हड़ताल में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। 22 मार्च से शुरू इस अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान आशा कार्यकर्ता संघ जिला अध्यक्ष गीता कटरे ने बताया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है और उन्हें हर बार केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है। उन्होंने मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठी हैं, सभी अपनी मतलब ब्लॉकों में आशा बहनें बैठी हैं। क्या है कि जो ब्लॉक में आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं, डिलीवरी, टीकाकरण, बैठक, इसका पैसा भी जमा नहीं हो रहा है। और जो हमारे को केंद्र सरकार से बोला गया था कि 6,000 रुपये आशा कार्यकर्ता का मानदेय बन गया है, प्रस्ताव पारित हो गया है, वो भी ऐसा झूठ बातें बता के हम लोगों को चूतिया बना दिया गया और वो पैसा भी अभी तक किसी भी आशा कार्यकर्ता के खाते में नहीं आया। सिर्फ शासन हमको आश्वासन दे रही है बस। तो हमारी आशा कार्यकर्ताओं का कहना है, अगर हम लोगों का जो काम का पैसा भी जो काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं आशा कार्यकर्ताओं से लिया जा रहा है, अगर ये पैसा भी जमा नहीं होएगा और जो हमारा मतलब मानदेय बना है बोल रहे हैं, ये मानदेय अगर जमा नहीं होएगा तो हम लोग इस सरकार को इस बार पूरी बालाघाट जिले की आशा कार्यकर्ता इस सरकार को जिताएंगी नहीं। आप लोग लंबे समय से लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। अभी इसके पहले भी आपने एक माह या कुछ दिन तक लड़ाई की थी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की, उसके बाद फिर दोबारा कर दी। तो क्या सरकार की तरफ से कोई रुझान नहीं मिल पाया आप लोगों को? हम लोगों को कोई रुझान नहीं मिल रहा है, बस आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं आशा कार्यकर्ताओं का मतलब हमने मानदेय बना दिया है और बहुत जल्द हो जाएगा, परंतु कब होएगा ये हमको समय और डेट। वाराणसी के जयस्तंभ चौक में कायस्थ विकास परिषद के अध्यक्ष श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव द्वारा स्वर्गीय देवाशीष श्रीवास्तव की स्मृति में निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। इस हेलमेट वितरण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, प्रणय श्रीवास्तव सहित अनेक गणमान्य नागरिक प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बताया, श्रीमती दिव्या श्रीवास्तव के पति की 3 वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यदि वे हेलमेट पहने होते तो संभवतः उनकी जान बच गई होती। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों ने वाहन चालकों से कहा कि वे यातायात के नियमों का पालन करें ताकि हर परिवार मुस्कुराता रहे। कार्यक्रम के दौरान ही कायस्थ विकास परिषद के सदस्यों के द्वारा यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने पुलिस प्रशासन से मांग भी की गई। परिवार से जुड़ी भावना जी हमारे बीच में नगर के यहाँ पर भारी संख्या पर यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबको हेलमेट मिलेगा, कृपया सहयोग प्रदान करें। विशेष रूप से जी यहाँ पर उपस्थित है, सभी के हस्ते किया जा रहा है हेलमेट का वितरण। इसके पश्चात आप ये हेलमेट ले जाएंगी और ये संकल्प लेंगी कि स्वयं पहनेंगी और अपने घर में अपने भाई और अपने भैया, चाचा वगैरह जो भी अपने परिजन है उनको भी प्रेरित करेंगी। ये दिव्या वाले के वाहनों को रोकने के लिए और सामने के वाहनों को
और जो रुके हुए वाहन को चलाने के लिए पीछे से जैसे कि साइड से निकालना है सर, तो उसको रोकते हुए स्लो करके पहुँचे। संकेत नंबर 8, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए और सामने से आने वालों को, और फिर उसको साइड से वाहनों को रोकने के लिए। और संकेत नंबर 9, पीछे से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए जो रुके हुए वाहन है उसको स्लो पासिंग, साइड से फिर सामने स्लो पासिंग। मृत्यु एक्सीडेंट के कारण ही होती है और 25% मृत्यु का दूसरा कारण होता है। और ये मृत्यु ऐसी होती है कि एक्सीडेंट में मृत्यु होने की वजह से सबसे ज़्यादा दुख उस परिवार पे आता है जो कि परिवार इस मौत को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उसके जीवन में इतना विकराल रूप आने वाला है। और मैं खुद इस दुख को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने घर में ऐसा दुख देखा है। और पिछले महीने हमारे पुलिस परिवार में भी एक कांस्टेबल एक्सीडेंट में इसी कारण खोया है। तो हम लोग हमेशा अपेक्षा करते हैं, समाज के कुछ लोग आज यहाँ पर दिव्या बहन ने इतना अच्छा सराहनीय पहल की। मैं समाज के अन्य संगठनों से चाहूँगा कि वो भी इस तरह का प्रयास करें और लोगों को अवेयरनेस लाए। पुलिस प्रशासन तो समय समय पे इस तरह के अभियान चलाता है, शासन प्रशासन अपने दायित्वों को इस तरह से निभाता ही है। मैं आम जनता से भी अनुरोध करूंगा कि वो हेलमेट लगाना एक मजबूरी ना समझे, हेलमेट को अपने जीवन में आत्मसात करें। और हम स्वयं अगर ये शपथ लेते हैं कि हमारी वजह से हमारे परिवार को कोई तकलीफ ना आए, तो आदमी की समझदारी इतनी काफ़ी होती है कि उसका परिवार सुरक्षित रहे। मैं इस सराहनीय पहल के लिए दिव्या बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होते रहती है सड़क दुर्घटना, लेकिन जिसके परिवार में वो दुर्घटना होती है उस परिवार को जीवन भर एक संदेश मिल जाता है कि काश ऐसा किया होता तो ये घटना नहीं होती। लेकिन ये सब बातें तब होती है जब घटना घटित हो जाती है। ऐसा ही कुछ हमारे परिवार के साथ में हुआ कि लगभग 2 साल पहले 15 की बात है, 13 जुलाई को सड़क दुर्घटना में दामाद हमारे देवाशीष जी जो छिंदवाड़ा से लौट रहे थे, तो जो हमारा वैनगंगा जी का पुल है सिवनी के पास में, उस पुल पर उनकी बाइक जो है दूसरी बाइक से भिड़ गई, हैंडल टकरा गए और छिटक के वो इतने जोर से गिरे कि हेड इंजरी के कारण जो है उनकी डेथ हो गई। और दोनों का कारण जो आने वाला था वो भी और चलाने वाले देवाशीष स्वयं, दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया था। मुझे ऐसा लगा कि अगर वो हेलमेट लगा लेते तो काश उनका जीवन बच जाता। इसलिए परिवार पे जो दुख पड़ा, बेटी विधवा हो गई, एक मेरा नाती है वो करीब उस समय 6 साल का था, अभी 3rd में पढ़ रहा है यहाँ गुरुदेव इंटरनेशनल में, वो बैठा हुआ है सामने। अब ये सब जीवन में कुछ चीज़ें सीखने मिलती है, क्योंकि उनके ससुराल पक्ष में कोई सास ससुर नहीं थे, इनके 5 ननद थी, वो ननद अपने अपने घरों में ब्याह चुके थे। तो अंत तो गतवा मुझे वाराणसी में बिटिया को लेके आना पड़ा, क्योंकि वो जबलपुर में कोई लोग थे नहीं, कोई व्यवस्था को देखें बिटिया को सहारा दे सके ऐसा कोई परिवार में नहीं था। मैंने प्रोग्राम छोटा है पर इसकी थीम बड़ी है, सोच बड़ी है। हमारे कुछ लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे परिवार के मुखिया हेड इंजरी में जब अपनी जान खो देते हैं तब हमें इस हेलमेट का महत्व समझ आता है। जैसे आदरणीय भैया ने कहा कि 800,000 रुपए का हेलमेट हमारी लापरवाही से किसी एक्सीडेंट के दौरान जब हमारी मौत हो जाती है तब इसका महत्व समझ में आता है। दिव्या ने इस दर्द को भोगा है बहुत कम उम्र में, 30-32 साल की उम्र में इनके पति एक एक्सीडेंट के दौरान इस दुनिया से जा बसे। इन्होंने इस दर्द को समझते हुए, अपनी भावना को समझते हुए एक प्रयास किया कि लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक करें। हम हेलमेट पुलिस के डर से ना पहने, हम हेलमेट इसलिए पहने कि हमारे घर में कोई इंतजार कर रहा है। ये जिंदगी बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस जिंदगी के महत्व को समझें, इस पे जिंदगी को जिए, हर पल को जिए और अपने जीवन को ऐसे ना जाने दें, क्योंकि समय कम है। बहुत अच्छा प्रयास है, मैं इनके प्रयास की, दिव्या के इस प्रयास की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। रही बात हमारे वाराणसी की खूबसूरत सड़कें हैं, पूरे जिले में सबसे चौड़ी सड़कें और बहुत अच्छी बसाहट हमारे शहर की है। धीरे धीरे काम भी हो रहा है, यहाँ का काम हो चुका है, ये भी काम भी हो जाएगा। 5-6 महीने में हमारे शहर की पूरी सड़कें, चाहे वाराणसी लालबाग हो, वाराणसी कटंगी हो, वाराणसी बालाघाट हो,
वाराणसी कटेंगी हो। चारों तरफ की सड़कें 5-6 महीने बन जाएगी। बीच में हमारी एसपी साहब से बात हुई थी, हमने नगर पालिका प्रस्ताव पास किया है 3-4 महीने में वाराणसी के सभी चौकों में सीसी कैमरे लग जाएंगे और यदि रोड बन गई तो हमारा प्रयास है कि वाराणसी में ट्रैफिक सिग्नल भी लगेगा। हमारा हमेशा प्रयास है। मां भगवती की आराधना का महापर्व नवरात्र भक्ति पूर्वक मनाया जा रहा है। इस वर्ष नवरात्र 8 दिनों का है। इसके चलते शुक्रवार को माताजी की 6वें और 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। इसी सिलसिले में कालीपाट मंदिर में खप्पर आरती भी की गई। वहीं शनिवार को महाअष्टमी पर माताजी के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाएगी। इस दिन अनेक मंदिरों में पूजन के अलावा हवन भी किया जाएगा। साथ ही कन्याओं को भोजन भी कराया जाएगा। ढोल बजे है भंगड़ा डाला, ढोल बजे है भंगड़ा डाला, बजी खूब शहनाई, तूने घर में जोत जगा दी, जोता वाली माई, जोता वाली माँ मेरी, जोता वाली, जोता वाली माई, जोता वाली। ओ ढोल बजे है भंगड़ा डाला, बजी खूब शहनाई, तूने घर में जोत जगा दी, जोता वाली माई, जोता वाली माँ मेरी, जोता वाली, जोता वाली माई, जोता वाली। खाली था जब घर का आंगन, परेशान था सबका ही मन, खाली था जब घर का आंगन, परेशान था सबका ही मन। ओ खाली था जब घर का आंगन, परेशान था सबका ही मन। अब चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर।
एमपी बोर्ड के संभागीय अधिकारी शेख इब्राहिम नंद ने मूल्यांकन केंद्र का किया निरीक्षण। मूल्यांकनकर्ताओं को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, बगैर मानसिक तनाव के जांचे उत्तर पुस्तिकाएं। मार्केटिंग सोसाइटी के प्रत्येक सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया विधिवत हुई संपन्न। समूह 2 में अमृतलाल इल्लारे 19 मतों से हासिल की जीत। शहर में सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाने नगरपालिका प्रशासन ने की तैयारी। अतिक्रमणकारियों को दी समझाइश। शहीद भगत सिंह के बलिदान दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि। हड़ताली संविदा कर्मियों ने निकाली शहीदी रैली। नोटबंदी के दौरान जमा पैसे का रिटर्न न भरने वालों पर गिर सकती है गाज। कर संग्रहण एवं आयकरदाता विस्तार अभियान के तहत दी गई जानकारी। और प्रदेश को लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर भाजपा करेगी शनिवार को कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन का सम्मान। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat.express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।